Good afternoon, 10th standard students. Let's continue our second lesson, part 3, that is 2.2 Indian historiography, various ideological framework. मीन्स भारतीय इतिहास लेखन में विविध सैद्धांतिक पद्धति क्या थी, मतलब विचार क्या थे, किसके कैसे विचार थे, आइडियोलॉजिकल मत विचारधारा उनकी कैसी थी. Now let's see colonial historiography. The earlier scholars who study and wrote Indian history were mainly British officers and Christians missionaries. मीन्स जो हमारी पहले की हिस्ट्री है वो किन लोगों ने लिखी थी. स्टार्ट लिखना किसने किया था? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, और जो उनके प्रचारक थे, ब्रिटिश प्रचार करते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज मीन्स जो लोग प्रचार करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को आगे तक प्रचारित करते हैं, उसे हम मिशनरीज कहते हैं. नाउ देयर प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड in the way some of them have ridiculed Indian culture. मीन्स इन लोगों ने जो अपनी बुक्स में लिखा था वो इंडियन कल्चर के बारे में प्रिजुडाइज किया था, मतलब कुछ भी अनाप शनाप लिखा था कि हमारी कल्चर अच्छी नहीं है, यहाँ का साहित्य नहीं अच्छा है, वहाँ के लोग इलिटरेट है, उनको कुछ समझता नहीं है, शासन पद्धति अच्छी नहीं है. इन सारी बातों के बारे में इस हिस्टोरियंस, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखा था. देयर राइटिंग वेर यूज्ड टू जस्टिस द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. और उन्होंने अपनी ब्रिटिश रूल के बारे में प्रशंसा करके लिखी थी कि हमारा ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा है, हम अच्छे से शासन चलाते हैं, मतलब अपने बारे में प्रशंसा की थी. और जो इंडियन कल्चर और यहाँ की जो भी भाषा को लेकर कहे या फिर जाति धर्म को लेकर कहे, इनकी आलोचना की थी उन लोगों ने अपने बुक्स में, जो हिस्ट्री लिखा था उस हिस्ट्री में. नाउ The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 Common Era, are distinct examples of colonial historiography. Means जो 1922 से 1937 के बीच जो प्रकाशित हुआ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 5 खंड में है, और उसमें सारी अगर हम पढ़े तो हमारा इंडियन कल्चर के बारे में किस तरीके से उसमें अनाप शनाप लिखा है वो हम देख सकते हैं इस बुक के अंदर. नाउ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, मतलब ओरिएंटलिस्ट मीन्स ऐसे कुछ विचारक जो कि अपने हमारे भारत जो सच्चाई थी वो लिखा, जो हमारे देश की जो विशेषता थी, जो भी परंपरा थी, उसके बारे में सही सही बातें लिखी. तो ऐसे जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफर कहते हैं. नाउ मैनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया. सम ऑफ दोज स्कॉलर फेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. दिस स्कॉलर्स वर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट. वही के कुछ स्कॉलर्स थे जो कि सही बातें और हमारे संस्कृति के प्रति उनके मन में आदर सम्मान था, और उन्होंने वही सारी प्रशंसा अपने बुक्स में लिखी. तो इन्हीं स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, जिनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी बातों को वो प्रकाशित करते हैं, प्रचारित करते हैं. द ओरिएंटलिस्ट स्टडी द similarities between the Sanskrit and the some of Europeans language. They focused more on Vedic tradition and Sanskritic literature. Means ऐसे लोग जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका क्या मानना था कि जो भाषा है वो जितनी भी भाषा जो निकली है वो संस्कृत से उद्गमित है, संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हुई बनी हुई है, ऐसा उन्होंने लोगों तक पहुंचाया. और उनका जो मेन फोकस था वो वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत को लेकर था. तो वो वेदांत वगैरह ये जो होते थे उनको अच्छे से रिसर्च करके, उनके स्टडी करके और सारी बातें लोगों के सामने
लाई कि किस तरीके से जो संस्कृत है वो एक बहुत ही अच्छी है, और उस पे जो भी भाषाएं प्रचलित हुई है उसका क्या हमारे लिए महत्व है। हम जो इंग्लिश भाषा आज यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी संस्कृत ही पाई जाती है। तो ऐसे उन लोगों ने अपने इतिहास में लिखा। नाउ their study result into formulating the nation of an ancient language that could be mother of the Indo-European language, और इसी को नाम दिया गया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो थी वो भाषा एक प्राचीन भाषा है, ऐसे इन्होंने बताया अपने हिस्ट्री में। नाउ अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिच मैक्स Muller deserve a special mention in this opinion. Sanskrit was the most ancient language of Indo-European language, और उनका इन्होंने भी यही बताया कि जो संस्कृत है वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज उसी संस्कृत से निकला है। इन्होंने ऐसे अपने बुक्स में लिखा। किन्होंने? फ्रेडरिच मैक्स मुलर ने। नाउ ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द संस्कृत लैंग्वेज, और वो संस्कृत लैंग्वेज को बहुत पसंद करते थे, और वो उसके अंदर डीपली उन्होंने रिसर्च किया और उसकी गहराई तक जाके संस्कृत लिटरेचर को लोगों के सामने लाया। ही फर्स्ट ट्रांसलेट द संस्कृति टेक्स्ट ऑफ हिट्टोपदेश। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द स्कैट बुक ऑफ द ईस्ट, और उन्होंने संस्कृत को जो है ट्रांसलेट किया, और उनकी बुक जो है वो 50 वॉल्यूम्स में, मतलब 50 उनकी ऐसी बुक्स थी, उसके ऊपर उन्होंने जो लिखा था काफ़ी सारी बातें। और द स्कैट बुक्स ऑफ द ईस्ट। ही ऑल्सो कंप्लाइड ऋग्वेद विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द 6 वॉल्यूम्स। उन्होंने ऋग्वेद पे भी अध्ययन किया, और ऋग्वेद पे अध्ययन करके उन्होंने 6 बुक्स और ट्रांसलेट किया ऋग्वेद को जर्मन लैंग्वेज में। ही ट्रांसलेट ऋग्वेदा इन द जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने ऋग्वेदा को ट्रांसलेट किया, जिससे कि लोग ऋग्वेदा के महत्व को समझ सके। नाउ लेटली Edward said, a scholar who has reevaluated the Orientalist writing has thrown light on impartialist interest of Orientalist. Now, ऋग्वेदा का संकलन का कार्य किया, और साथ ही 6 बुक में उसे प्रकाशित किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और साथ ही ये जो इनवर्ड थे ये भी एक स्कॉलर थे, मतलब हिस्टोरियन थे। उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें जो है वो एक लोगों के सामने सच लाया। मतलब ब्रिटिशों के जो ब्रिटिश होते थे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई अपनी दही को खट्टा नहीं कहता, वैसे ही जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर्स थे, वो ब्रिटिश की प्रशंसा ही करते थे। लेकिन ये सारे जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने कोई ऐसे भेदभाव नहीं किया लिखते समय कि ब्रिटिश अच्छा रूल है और इंडियन रूल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं करते हुए उन्होंने जो सच बातें थी वही लोगों के सामने लाई। नाउ नेशनलिटिस्ट हिस्टोग्राफी। नेशनलिटिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स राष्ट्रवादी इतिहास लेकर, मतलब हमारे देश के प्रति जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने हमारे सामने हिस्ट्री के बारे में क्या लाया, क्या हमें समझाया, वो इसमें हम देखेंगे। द राइट ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेर trained in British education system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers। मतलब कुछ ऐसे हमारे इंडियंस
जो कि ब्रिटिश में एजुकेशन लेते थे, वहाँ के शिक्षा लेते थे, जिससे कि वो लोग भी वहाँ क्या है, क्या शिक्षा दी जाती है, इससे उनको समझ में आए। तो ये सारे जो इंडियन थे, जो ब्रिटिश में एजुकेशन लेते थे, उन्होंने उन हिस्ट्रीज़ को पढ़ा और जाना। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो ब्रिटिशों ने लिखा है हिस्ट्री, उसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है। हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, एनिशेंट ग्लोरी है। ऐसा उन्होंने जब पढ़ा बुक्स को, तो उन्होंने लोगों के सामने लाया, जो हमारे नेशनलिटिस्ट थे, जो ब्रिटिश में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ऐसे लोगों ने लोगों के सामने लाया कि ब्रिटिशों ने जो लिखा है वो गलत है। जो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है, वो बहुत ही अच्छी सभ्यता और काफ़ी जूनी सभ्यता है ये। नाउ देयर राइटिंग आर नोन एज द नेशनलिटी हिस्टोग्राफी। Nationalist writing in Maharashtra were inspired by the Vishnu Sastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by the British officer. उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा था, जो विष्णु चिपलूनकर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है प्रेजुडाइज करके, वो सारी गलत बातें हैं। जो हमारी हिस्ट्री है वो कुछ और ही है, ऐसा विष्णु चिपलूनकर ने लिखा, जो कि महाराष्ट्रियन थे। नाउ द नेशनलिटीज हिस्टोरियंस ट्राइज टू सीक द गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने हमारे जो हिस्ट्री है उसको स्वर्णित किया, मतलब कि किस तरीके से ये एक जिसे हम गोल्डन हिस्ट्री कहते हैं, तो हमारी जो हिस्ट्री है वो एक स्वर्णित हिस्ट्री है, बहुत ही सोने की तरह है। दे आर एट टाइम ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरियन टू। उन्होंने बहुत ही बारीकी से हिस्ट्रीज़ का पढ़ा और हिस्ट्रीज़ में क्या गलतियाँ थी उसको सुधारा। महादेव गोविंद राणे, रामकृष्ण गोपाल भांडकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, विष्णुदेव मिराशी एंड अनंत सदाशिव अल्टेकर आर द नेम ऑफ सम renowned scholars among the nationality histories। और ऐसे ही ये सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी इंडियन हिस्ट्री को लोगों के सामने लाया कि हमारा रियल में हिस्ट्री क्या है। ये स्वर्णित हिस्ट्री है जिसे गोल्ड अक्षर में लिखा जाना चाहिए। नाउ ये कुछ हमारे राष्ट्रवादी जो हिस्टोरियन हैं उनके नेम्स थे, nationalities historians। Now, do you know Justice Mahadev Govind Rane has explained the background of the rise of Maharashtra Empire in great details in his book, The Rise of Maratha Power. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in the Maharashtra on the social, cultural and religious level was getting ready over a प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मतलब कि द राइज ऑफ द मराठा पावर ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद राणे ने मराठा सत्ता के उदित की पृष्ठभूमि को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मराठी सत्ता का उदय जो है मात्र अचानक धधकती हुई, जैसे कि हमने कहा जंगल में आग लग गई और पूरा जलकर राख हो गया, ऐसे नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि बनाई गई थी, मतलब कि इसे जो मराठा लोगों की जो रणनीति थी उसको तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत किया गया था। उसको लोगों तक लाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कई सारी तैयारी की गई थी, जिसके लिए कि काफ़ी एफर्ट किया था मराठों ने।
जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। ये एफर्ट्स उन्होंने किया था सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस को लेकर। जैसे कि आप जानते हो कि शिवाजी महाराज ने कितने महान कार्य किए स्वराज्य स्थापना के लिए। उन्होंने पहले जो हमारे धर्मगुरु थे, जो धर्म प्रचारक थे, उन लोगों की मदद ली ताकि लोग मानवता को समझ सके, इंसानियत को समझे, हमारा सोशल क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ क्या है उसको समझे। ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने धर्मगुरुओं की मदद ली, क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम धर्म से भली भांति प्रचलित हैं। तो इस वजह से धर्मों के माध्यम से हम जल्दी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस वजह से धर्मगुरुओं की उन्होंने मदद ली थी हमारे शिवाजी महाराज ने, जो कि काफ़ी समय से चल रहा था। नाउ ये ऐसे ही यहाँ बताया गया कि ये जंगल में लगी हुई अचानक से आग नहीं थी, इसके जो ग्राउंड था, बैकग्राउंड था, उसको तैयार करने में जो मराठी लोग थे उन्होंने काफ़ी तैयारियाँ की थी, काफ़ी मेहनत किया था। नाउ Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, ethnology, grammar, etc. He was of the first opinion that we should write our own history. He completed and edited 22 volumes of मराठ्याच्या इतिहासाची साधने. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. His stated history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the stories of political image or conspiracies and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary sources. Now, विकाजी राजवाड़े इतिहास के लेखक थे और उन्होंने भाषा विज्ञान लैंग्वेजेस और व्याकरणस, इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करके मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहास के रूप में उन्होंने लिखा, मराठी भाषा में इतिहास को लिखा। नाउ हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी, जैसे मैंने कहा, कोई अपनी दही को खट्टी नहीं करेगा। अगर कोई हमारे देश के बाहर का कोई व्यक्ति अगर इतिहास लिखता है तो अपने वो फेवर में लिखेगा और हमारी जो संस्कृति है उसके विरोध में लिखेगा। ऐसे ही ब्रिटिश कर रहे थे। तो इनका मानना था ये कि हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। अपनी ये इतिहास की क्या है, लोगों तक वो हमारी सच्चाई पहुंचनी चाहिए, ना कि कुछ विरोध में पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी चीज़ उसी को समझते हैं, वही सच मानते हैं। तो इसी वजह से हमें खुद से अपना इतिहास लिखना चाहिए, जिससे कि हमारी सच्चाई भी पहुँचे और हमारे फेवर में लोग रहें। ऐसा नाउ हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए, इस बात का उन्होंने समर्थन किया। और उन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, जो कि मराठों के इतिहास के साधन, ऐसे 22 बुक उन्होंने संपादित की, कि लिखा। 22 बुक में लिखा इतिहास के बारे में, हमारी इतिहास का क्या है, किस आधार पे है हमारी हड़प्पन संस्कृति, फिर मराठा साम्राज्य के बारे में। ऐसे उन्होंने 22 बुकें लिखी थी। और उनके विचार से इतिहास से तात्पर्य सिर्फ भूतकाल समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन ही नहीं है। जैसे कि हम जो भी किसी के मन की कल्पना नहीं होती इतिहास, उन्होंने ये बताया। जो इतिहास होता है उसको पूरी तरीके से कागज़ पत्रों को या फिर जो भी सोर्सेस है उसको अच्छे से जांच परख के उसके गहराई तक जाकर तभी लिखना चाहिए, ना कि ऐसे ही कल्पना में करके और लिख दिया हिस्ट्री। ऐसे नहीं। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस जो भी
डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, दस्तावेज है, उसकी सच्चाई तक जाकर तभी लिखना चाहिए। ओके, नाउ द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रेजरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is great important. Now, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीय द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध में लिखा गया। इसमें ये लिखा गया कि अंग्रेज़ तो हमारे बाहर के देश के लोग हैं, फिर ये अपना रूल हमारे देश पर क्यों चला रहे, ऐसा उन्होंने बताया अपने इतिहास के माध्यम से ना। तो लोग जागृत हुए, जो उनमें से स्वतंत्र वीर जो दामोदर सावरकर थे, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं वीर सावरकर की, तो इनकी फिल्म भी है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप देखोगे और इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितने हार्डवर्क किए थे हमारे इंडिया के लोगों को समझाने के लिए, इंडिया के लोगों तक अपने विचार लाने के लिए। नाउ इन्होंने जो वीर सावरकर जी ने क्या एक बुक लिखी जिसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि स्वतंत्रता का बारे में उसमें हमारी लिखी हुई है कि हमारी स्वतंत्रता हमको चाहिए ना। पुस्तक का विशेष महत्व है, ये जो पुस्तक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो ब्रिटिशों ने हमारे साथ बुरा किया है वो बुरी बातें इस बुक में लिखी हुई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हमारे देश पर लगभग 200-250 साल तक अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने हमारे देश पर राज किया है। नाउ द नेशनलिटीज़ हिस्टोग्राफी प्रोवाइड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रिलीजनल histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic condition and history of the South Indian region. राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के कारण जो प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषता और जो साउथ इंडिया है वहाँ की भौगोलिक विशेषता और इतिहासकारों का ध्यान भी खींचा गया कि हमारी वहाँ की भौगोलिक जो जोग्राफिकल कंडीशन है क्या है और हमारा वहाँ का इतिहास क्या है, ये बताया गया। नाउ स्कॉलर्स ऑफ हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा, मतलब हाँ, स्वतंत्रता के कालखंड का इतिहास लेखन। हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा, जब स्वतंत्रता चल रही थी ऐसे समय के पीरियड समय। नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्टोरियंस द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरीज वेयर ऑल्सो बीइंग रिटन। नाउ एक और राजवंशों के इतिहास को महत्व देने वाला इतिहास लेखन किया जा रहा था। उसी समय सामाजिक, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक का इतिहास लेखन भी प्रारंभ हुआ कि हमारा जो समाज है वो कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सारी बातें लोगों के सामने लाने का भी प्रयास किया जा रहा था अपने आइडियोलॉजीज के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, लेखन में, रिटन में। नाउ द historiography of this era has been influenced mainly by the three ideologist scholar. ये जो हमारी संस्कृति है उसकी धार्मिक विचारधारा, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता विचारकों को, जो हिस्टोरियंस थे, उनको अनुभव होने लगी। तो उन लोगों ने 3 नवीन विचारधाराओं की तरफ देखा, जिसमें से पहली थी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री।
मतलब मार्क्सवादी हिस्ट्री इतिहास, और सबल्टन हिस्ट्री जिसमें है सबअल्टर्न हिस्ट्री में उपेक्षित इतिहास, जिसे हम उपेक्षित इतिहास कहते हैं, मतलब क्या हमारे लिए सही है वो, और फेमिनिस्ट हिस्ट्री मीन्स औरतों के बारे में, स्त्रीवादी इतिहास कि औरतों को लेकर हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है और इंडिया में क्या धारणा है औरतों के प्रति वो। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हम देखते हैं द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वेयर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ Marxist history, according to analyze the impact of every social events of significance has remains the basis theme of Marxist historiography। मतलब जो मार्क्सिस्ट इतिहासकारों के लेखन में आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों और पद्धतियाँ और उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय संबंधों का विचार केंद्र किया। मतलब कि अगर हमारा ज़मीन है, हम उस पर खेती करेंगे और उस खेती से जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम खुद इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करके खुद ही बनाएंगे, तो हमारा क्या प्रॉफिट है, हमारा क्या लाभ है, इसे बताए इस मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में। और इसके द्वारा लोगों के विचारधाराओं में भी बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि हमारी खुद की खेती है तो हम करेंगे तो हमको कच्चा सामान सस्ते दामों में मिलेगा, तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी सस्ता होगा। तो ये सारी इस हिस्ट्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। Marxist historians in the Indian study the transaction within the caste system among the noble Indian historians who adopt Marxist ideology framework. Scholars like दामोदर धर्मानंद कोसंबी और कॉमरेड मतलब कि किसी को संबोधित करने के लिए हम कॉमरेड एक, जैसे कि हम श्रीमान श्रीमती लगाते हैं वैसे ही किसी को संबोधित करने के लिए हिस्टोरियन को कॉमरेड लगाते हैं। कॉमरेड श्रीपद अमृत दंगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notable. Comrade Denge was one of the founder member of Indian Communist Party, promoting communism to slavery. The book written by him represent Marxist historiography। ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों तक अच्छी धारणाएं पहुंचाना कि हमारा प्रोडक्शन क्या होता है और कैसे हमें करना चाहिए, ये सारी अपने इतिहास लेखन के थ्रू बताया हमें। नाउ जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने जाति व्यवस्था में होते गए परिवर्तन का भी अध्ययन किया कि हमारे कास्ट में किस तरीके से परिवर्तन आया, कैसे पहले वर्ण बनाए गए थे कि ऊंच नीच और शूद्र ऐसे वर्ग बनाए गए थे। पहले वर्ण में राजा आते थे, फिर पुरोहित आते थे, फिर काम करने वाला वर्ग आता था, तो शूद्र में नीच लोग आते थे जिन्हें मंदिर वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सारी बात मतलब इसमें सुधार किया इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, और बहुत ही अच्छी तरीके से और बुक्स भी लिखी, जिस बुक की नाम थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। ये उन्होंने बुक लिखा जिसमें कि काफ़ी सारी बातें जो है क्लियर हो गई। सबल्टर्न हिस्ट्री, द सीड्स ऑफ सबल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मतलब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से ही प्रभावित होकर ये सबल्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखा। जो सबल्टर्न हिस्टोरियंस के अंदर जो थे, द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी is very important in developing the idea that histories should be written starting from the
बॉटमोस्ट रैंक ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। जो ये जो मार्क्सिस्ट से तो ये प्रभावित हुए थे, इन्होंने जो सबल्टन हिस्ट्रियंस थे, इनका क्या मानना था कि अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है तो पहले जो बॉटम में आते हैं, जो निम्न जाति में आते हैं, उन निम्न जाति के बॉटम रैंक्स को लेकर ही हिस्ट्री लिखनी चाहिए, जिससे कि सुधार हो देश में, कि किस तरीके से अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो पिछड़े वर्ग को आगे लाना चाहिए। अगर हम हर एक इंसान अगर सुधरेगा, हर एक कास्ट सुधरेगा तो ही हमारा देश भी सुधरेगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। नाउ इतिहास लेखन का जो प्रारंभ समाज के निचले सामान्य स्तर से करना होगा, और इस संकल्पना को प्रस्तुत करने में एंटोनिया ग्राम्ची नामक इटालियन विचारक का स्थान महत्वपूर्ण है। और ये जो सबल्टन हिस्ट्री थे, इन्होंने इस बुक्स को माध्यम बनाया। उस बुक का नाम था एंटोनिया ग्राम्ची नामक बुक था, इटालियन बुक थी। Folklore has been considered as a very important source of history. Subaltern histories Ranjit Guha and Indian historians played a major role in the establishing subaltern history as an important academic schools of historiography. However, many point out that much before the honest of subaltern ideology similarly thought were expressed by the Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Now जो सबल्टन्स हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लोक परंपराओं को महत्वपूर्ण साधन माना। मतलब लोक परंपरा जैसे कि लोकगीत होना, फोक लॉर्स, दैट इज़ द लोक परंपरा, इसका मीनिंग है। तो जो भी साधन है, उसके साधन के आधार पर इन्होंने अपने विचार को भारतीयों के सामने लाया। और भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा ने इसे बताया। पूर्व भारत में जो सबल्टन इतिहासकार थे, उसमें से ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि आपको पता है, उनकी वाइफ ज्योतिराव फुले की वाइफ और ज्योतिराव फुले, ये जो थे, इन्होंने किस तरीके से वुमेन्स को स्टडी करने का हक है, ये लोगों के सामने लाया। क्योंकि हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहले औरतों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई स्थान नहीं था, सिर्फ मेंस ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ऐसे था। और लेकिन इन लोगों ने, ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, इन्होंने औरतों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने लोगों को ये बताया कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो खुद के लिए ही होता है, लेकिन एक जब औरत शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार को शिक्षित करती है, और वो परिवार से समाज शिक्षित होता है, और समाज से हमारा देश शिक्षित होगा। तो ये लोगों तक पहुंचाया बात। नाउ महात्मा फुले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रातिशूद्र। शूद्रातिशूद्र मतलब जो एकदम नीचे से नीचे जाति में आते हैं। कम्युनिटीज़ इन द हिज बुक गुलामगिरी, उन्होंने बुक लिखा गुलामगिरी। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वुमेन्स शूद्र एंड अतिशूद्र डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। मतलब महात्मा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक में अतिशूद्रों का इतिहास नए सिरे से खोलकर दिखाया लोगों को, और धर्म के नाम पर नारी मतलब औरत और शूद्र और अतिशूद्र के होने वाले शोषण को भी लोगों तक लाया, कि किस तरीके से जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो प्रथम वर्ग होता था, वो तृतीय वर्ग पर, जो शूद्र और अतिशूद्र में आते, उन पर किस तरीके से उनका शोषण करते,
उस शोषण को रोकना, ये हमारे सामने महात्मा ज्योतिराव फुले ने लाया। उनकी बुक में, गुलामगिरी बुक में सारी ये बातें लिखी। नाउ the role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalist historiography. Dr. Babasaheb Ambedkar, focusing on this fact, constantly brought about it. Two of his book, Who Were the Shudra and the Untouchable, may be cited as example of history of subaltern types. Now, भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत के जो उपनिवेशवादी मीन्स जो कॉलोनिकल तथा राष्ट्रवादी जो कि नेशनलिस्ट ऐसे हिस्टोग्राफर की उन्होंने उपेक्षा की, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तथ्य को लोगों के सामने लाया कि जो निम्न वर्ग है वो हमारे देश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार है। उनके द्वारा किए गए विपुल लेखन में हु वेयर द शूद्राज और द अनटचेबल दो ग्रंथ है, दो बुक्स है, और ये बुक्स में सारी बातें जो है लिखी गई है। नाउ, feminist history. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. जो हम पहले की इतिहास की बात करते हैं तो उसमें जो पुरुष थे, वो मैंस थे, वो काफ़ी सारी बातें लिखते थे सिर्फ मेंस के ही बारे में। लेकिन हमारी औरतों का क्या, उनकी भी तो हिस्ट्री होनी चाहिए। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री में औरतों के बारे में भी लिखी गई है, औरतों को महत्व दिया गया है। नाउ, एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। जो वुमेन्स ने, जैसे कि ये अपनी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, वो भी तो आना चाहिए सामने। तो इसीलिए वुमेन्स पे भी अभी हिस्ट्री लिखने गई, और वुमेन्स ने भी हिस्ट्री लिखा वुमेन्स पे, और कई लोगों ने औरतों पे भी फिर लिखना स्टार्ट किया, जिससे कि औरतों के अंदर भी एक पावर आए, एक यूनिटी आए, समझ आए। तो to highlighting this fact was a major task faced by the feminist historian. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women position in history. और इसी के कारण भारतीय इतिहास में प्राप्त स्त्रियों का स्थान और उनके द्वारा किए गए कार्य, अन्य बातों की भी तुलना हुई और लोगों के सामने लाया गया। उसे प्रकाश में लाना और स्त्रीवादी इतिहासकारों के सम्मुख पहली चुनौती थी। साथ ही स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का अनुसंधान अथवा शोध कार्य और संकलन करना भी आवश्यक था, और इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बनाया था उसका नए सिरे से विचार होना आवश्यक था। Among women authors writing about women in the 19th century, मतलब 19th सेंचुरी से स्त्रियों के विषय में भी लिखना शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ पे ताराबाई दिया है, ताराबाई ने किस तरीके से लोगों के सामने लाया। नाउ, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन. शी wrote attacking the male dominated society system and caste system. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, पब्लिश्ड इन द ईयर 1882, इज़ एक्नॉलेजमेंट एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. और ये जो पहली बुक थी जिस किसी स्त्री ने लिखा था, और उस बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें कि स्त्रियों को
तुलना करके पुरुषों के साथ में बताया गया कि स्त्रियां भी क्या से क्या कर सकती है। ये ताराबाई जो थी, इनकी सावित्रीबाई फुले की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। नाउ इन 1888 द बुक रिटन बाय द पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और इन्होंने पंडिता रमाबाई ने भी बुक लिखी 1888 में, जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द फेमिनिस्ट लिटरेचर of the post-independent era concentrated on the issues like employment of women's, treatment meted out of them at their workplace, their rights to political equalities, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Threshold, feminist essay in social history is of important. It contains easy on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmani Bai, the first practicing lady doctor of India. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Renge's work is noteworthy in this context. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies includes her essays on the autobiographies of Dalit women. मीन्स ये जो स्वतंत्रता का जो समय था, पोस्ट इंडिपेंडेंट समय, वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार और उनका राजनीतिक समता का अधिकार जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित हुआ। संप्रति समय में जो प्रशंसित लेखक थे जैसे कि मीराबाई कोसंबी, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेंज बुक का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने औरतों के बारे में, हक के बारे में लिखा। और इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई और भारत में डॉक्टरी कार्य करने वाली पहली स्त्री थी जो जिनका नाम था डॉक्टर रखमाबाई जैसी पुरुषों के बारे, स्त्रियों के बारे में लिखा गया। और महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में भी लिखा गया। और इनमें से शर्मिला रेगे का लेखन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। शर्मिला रेगे ने जो है बुक्स लिखी और उन्होंने अपनी बुक में राइटिंग कास्ट और राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज पुस्तक में दलित स्त्रियों के ऑटोबायोग्राफी लिखा। किसी भी विशिष्ट विचार प्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वालों में से यदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन और रियासतकार घोष सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेलजरकर के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। नाउ डू यू नो पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद शकाराम सरदेसी was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address his रियासतकार. He published several volumes of Maratha history. जो गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत को प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। उनका यह कार्य इतना लोकप्रिय हुआ कि समाज में उन्हें रियासतकार के रूप में जानने लगे। उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास को भी अनेक खंडों में मतलब अनेक उनकी कई सारी बुक्स उन्होंने बनाया मराठों को लेकर। नाउ देयर have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyasatkar G.S. Sardesi and Trembak
सानकर, सेजावरकर और नोटवर्ती। और ये लोग जो है, इनके जो लेखन में जो कार्य उन्होंने किया है, इन लोगों ने जो हिस्ट्री में लिखी, वो नोटवर्ती, हम उसे बता नहीं सकते, हम उसे शब्दों में लिख नहीं सकते, इतना उन्होंने अच्छा कार्य किया। नाउ इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव contributed extensive to the historiography of modern India. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. Now, भारतीय इतिहास लेखन का भारत में उदित हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव था। साथ ही भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा स्वतंत्र और संपन्न रूप में विकसित हुई, ये हमें दिखाई देता है। ना इस लेसन में हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो भारतीय हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ को परिवर्तित करने के लिए अपने विचार को इंडियन के फेवर में लिखा, और इंडियंस उससे बहुत ही प्रभावित हुए और उनके विचारों में परिवर्तन आया। ये हमें इस लेसन के थ्रू समझ में आता है। नाउ वी फिनिश्ड हियर। यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सेकेंड लेसन चैप्टर. Now take care. Bye bye. Have a nice day.